हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस जो है क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बाहर से हम कहीं से नहीं डालते बल्कि मटेरियल में ही होता है। चाहे हम सिल्वर की बात कर लें, चाहे हम अल्युमिनियम की बात कर लें, चाहे हम कॉपर की बात करें, हर किसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस जो है क्या काम करता है? तो रेजिस्टेंस जो है ये करंट को अपोज करता है, यानी कि करंट को रोकता है। समझ में आ रहा है कि ये करंट को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज करने का मतलब है कि करंट को रोकता है। और हमें पता है कि करंट होती है जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर कहिए कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलते हैं तो उसी के चलते हमें एक करंट मिलती है। समझ में आ रहा है? उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, या फिर कहिए कि उसी के चलते हमें करंट मिलती है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये मिलता कैसे है? तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक अल्युमिनियम का कंडक्टर है। तो इस अल्युमिनियम यानी अल्युमिनियम की तार है, तो इस अल्युमिनियम की तार में क्या होंगे? बहुत सारे एटम्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई चीज हमारे एटम से ही मिलकर बनी है। तो ये हमारे पास अल्युमिनियम की तार अगर है तो ये भी किसकी बनी होगी? एटम से ही मिलकर बनी होगी। और आपको पता है कि एटम क्या होता है? एटम होता है एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल। जैसा मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि जैसे हमारे पास ये रेत है, देखिए ये हमारे पास रेत है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये रेत के क्या है? बहुत ही छोटे छोटे क्या है? पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से आप एटम को भी इमेजिन कर सकते हैं कि एटम भी हमारे पास क्या है? एक स्मॉल पार्टिकल है, यानी एक स्मॉल कण है। तो अगर हम इस एटम के अंदर की बात करें तो इस एटम के सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे न्यूक्लियस में फिक्स्ड होते हैं, या फिर कहिए कि पावरफुली ये हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। सो इसके बाहर से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में बहुत सारे शेल्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, या फिर कहिए कि सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल भी इसी को बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है, या फिर कहिए कि अपने न्यूक्लियस की जो इन पर फोर्स होती है वो बहुत ही कम होती है। वो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस होता है बहुत ही लार्ज होता है, यानी कि बहुत ही दूर होते हैं। ये वैलेंस शेल में होते हैं, सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं। सो डिस्टेंस से भी यहां से हम देख सकते हैं कि इस पर जो अपने न्यूक्लियस की एनर्जी होगी वो कम होगी, इसलिए ये अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? लूजली जुड़े होते हैं, यानी लूज
इसके साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आसानी के साथ निकाला जा सकता है। क्यों आसानी के साथ निकाला जा सकता है? क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? लूजली जुड़े होते हैं। ठीक है। सो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक वोल्टेज जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने शेल से निकलते हैं और क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये यहां से पॉजिटिव ऑफ द सोर्स की तरफ फ्लो करते हैं, जिसके चलते हमें एक करंट मिलती है। लेकिन एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या होती है? यहां से जब जो बुक्स में आपको दिया होगा तो वो डायरेक्शन ली जाती है प्लस टू माइनस की तरफ, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास करंट हमें इसी तरफ मिलती है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम चूज करते हैं वो प्लस टू माइनस की तरफ होती है, जबकि हम जानते हैं कि एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए कि यहां से हमारे पास अल्युमिनियम का पीस है, तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यानी इसके अंदर से क्या होंगे? अब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी एटम्स होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे ना, क्योंकि वो क्या होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो मान लीजिए कि ये अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। तो 13 एटॉमिक नंबर हमें क्या दिखाता है कि इसका जो प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? 13 होंगे। यानी मान लीजिए यहां पर 13 प्रोटॉन्स हैं, तो 13 इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी 13 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 13 नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ना। तो अब हमने मान लीजिए कि जैसे ही हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की, तो वोल्टेज अप्लाई करने से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। सो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लीजिए निकल गया, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो पीछे कितने बचे? 13 के 13 तो वहीं रहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे कितने बचे? 12 इलेक्ट्रॉन बचे। सो जिस पर प्लस का साइन होता है, जो बड़ा होता है उसके जो साइन होता है वही हम लिखते हैं। तो +1 का हमारे एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। जब हम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हमारे एटम पर आ जाता है। सो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पर जो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही हमें करंट मिलती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके बाद एटम के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम आयंस कहते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर में क्या करते हैं? आयंस के साथ भी टकराते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ टकराते हैं? आयंस के साथ टकराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराते हैं। तो टकराने के कारण आपको पता है कि अगर टक्कर खाता है, कोई भी चीज अगर आपस में टकराता है तो वहां से क्या होता है? हीट जो है वो जनरेट होती है। हीट क्या होगी? जनरेट हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा हैवी लोड के लिए, जैसे हमारे पास हीटर हो गया, तो हीटर को जब काफ़ी देर तक आप यूज़ करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जो तार हम हीटर की यूज़ करते हैं तो वो गर्म होने लगती है। वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि अंदर से क्या होते हैं? यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो टकराते रहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में टकराते रहते हैं। तो हर एक टक्कर से क्या होता है? कुछ न कुछ हीट जो है वो जनरेट होती है। इसीलिए जितनी देर तक हम हीटर को चलाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी तार जो है वो गर्म होती जाएगी। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? सो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम R के साथ डिनोट करते हैं और ये होता है ρL/एरिया।
ठीक है। अब यहां पर ये जो L है ये हमारे पास लेंथ हो गई, L हमारे पास लेंथ होती है और A हमारे पास होता है एरिया। ठीक है, यानी ये हमारे पास तार है तो तार का ये जो हमारे पास होती है ये लेंथ हो गई और ये जो साइड वाला मतलब साइड वाला ये पोर्शन होता है ये हमारे पास एरिया हो जाता है। सो आर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा रो एल अपान एरिया। अब यहां पर ये जो लेंथ होती है फ्रेंड्स और ये जो एरिया होता है ये तो हमारे पास चेंज होने वाली टर्म्स हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई पर्सन आता है और वो 5 मीटर की तार यूज करता है, ठीक है, वहीं पर दूसरा पर्सन आता है तो हो सकता है वो 6 मीटर की तार यूज करे अपने अनुसार, हो सकता है 10 मीटर की तार यूज करे। इसी तरीके से ये जो एरिया है तो एरिया भी हमारे पास चेंज होगा, चेंज हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी हैवी करंट जो है वो आगे चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आप एरिया को ज़्यादा रखेंगे, एरिया को अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रुकावट कम मिलेगी, ठीक है ना। तो रुकावट जब कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो वो आसानी के साथ आगे फ्लो करेगा, यानी करंट हमारी ज़्यादा मिलेगी। वहीं अगर आप एरिया कम रखते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस जब रुकावट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल हो जाएगा आगे फ्लो करना, तो यानी कि करंट आपको कम मिलेगी। तो ये जो लेंथ और एरिया है ये क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स हैं, यानी कि ये चेंज होने वाली टर्म्स हैं। और यहां पर ये जो हमारे पास रो होता है, ये जो रो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास कॉपर की हमारे पास तार है, तो कॉपर की हमने तार यूज की है और उसकी लेंथ जो है एक पर्सन 7 मीटर लेंथ यूज करता है, दूसरा पर्सन मान लीजिए 10 मीटर यूज करता है। लेकिन कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी, चाहे हम आप लेंथ कुछ भी कर लीजिए, लेंथ को बढ़ाइए या घटाइए, लेकिन अगर कॉपर की ही तार है तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये कॉपर पर ही डिपेंड करेगी कि मटेरियल कॉपर का है तो रेजिस्टिविटी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि कॉपर का मटेरियल है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। अब ये ओहम मीटर क्या है, ये ऐसा यूनिट है हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। और ये कैसे आता है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए आर हो जाता है रो एल अपान एरिया। अब यहां पर हमने इस रो की वैल्यू निकालनी है तो रो को हम इस तरफ लाएंगे और ये हो जाएगा आर ए अपान एल। अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस को हमने आर के साथ डिनोट किया है तो ये होता है रेजिस्टेंस ओहम में, एरिया हो जाएगा मतलब मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लेंथ भी हमारे पास मान लीजिए मीटर में है। सो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा ओहम मीटर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता और लेंथ हमारे सेंटीमीटर में होता तो इसका यूनिट क्या हो जाता ओहम सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई सा भी यूनिट इसका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूनिट आ जाता है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल इसके जो वैल्यू है वो चेंज होगी, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारे मटेरियल पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए कि हमारा अल्युमिनियम है तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी और इसी मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक से चेंज नहीं होगी, बल्कि ये मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा कि मटेरियल हमारे पास कौन सा है, उसी हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होगी। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास है 1 मीटर और इसका जो एरिया है, एरिया हमारे पास ये वाला जो सिरा है वो है 1 मीटर स्क्वायर। सो आर क्या हो जाएगा रो एल अपान एरिया। सो यहाँ पर आर हो जाएगा किसके, लेंथ हमारे पास 1 है, एरिया भी 1 है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा
रेजिस्टिविटी के बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रेजिस्टिविटी अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास मटेरियल का बढ़ जाता है। सो ये जो रेजिस्टिविटी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस तरीके से और समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमने एक बल्ब को कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पर हमने एक फ्यूज़ को लगाया है और इस फ्यूज़ की जो रेटिंग है फ्रेंड्स वो है 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर जब तक 10 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी तब तक तो ये फ्यूज़ आराम के साथ जो है वर्क करेगा। तो जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगी तो इस फ्यूज़ को क्या करना है, मेल्ट करना है। क्या करना है, मेल्ट करना है। तो अब देखिए फ्यूज़ वायर की लेंथ हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंथ है ये एक तरह से मतलब बहुत ही कम लेंथ है, बहुत ही मतलब छोटी लेंथ है, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर मान लीजिए। और फ्यूज़ की जो तार होती है बहुत ही पतली होती है तो इसका एरिया भी एक तरह से क्या मान लेते हैं, हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। सो आर क्या हो जाएगा फिर, रो के बराबर हो जाएगा क्योंकि लेंथ और एरिया एक तरह से नेग्लिजिबल है। सो आर बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी के बराबर। ठीक है, अब देखिए इस फ्यूज को क्या करना है, मेल्ट करना है जब यहाँ से हैवी करंट फ्लो करेगी। तो मान लीजिए कि 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो कर गई। अब इस फ्यूज़ को मेल्ट करना है तो ये फ्यूज़ मेल्ट कब होगा, जब इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होगी, क्योंकि लेंथ तो हमारे पास नेग्लिजिबल है, एरिया भी एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास रेजिस्टिविटी बचा। सो रेजिस्टिविटी जो है ये हाई होनी चाहिए। जो हमारे पास ये फ्यूज़ की तार होगी ना उसकी रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा, और जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये तार को क्या करना है, मेल्ट करना है, ताकि आगे हमारे डिवाइसेस जो हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। तो इसका आपको पूछ सकता है कि फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, फ्यूज़ की खासियत क्या होनी चाहिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी ये जल्दी पिघलना चाहिए। और नंबर सेकंड जो है इसकी रेजिस्टिविटी या फिर कहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।